नमस्कार साथियों, मैं अशोक कुमार गुप्ता, प्रदेश अध्यक्ष विद्युत पेंशनर हितरक्षक संघ, एक बार फिर आपसे एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करने हेतु आपके सामने उपस्थित हूँ। साथियों, आपने देखा होगा कि इस महीने महंगाई राहत का जो एरियर्स था उसको लेकर बहुत से पेंशनर परेशान हैं, जहां 11% के वृद्धि के साथ में महंगाई राहत 22% से बढ़कर 33% के हिसाब से पेंशनर्स को महंगाई राहत मिलनी चाहिए थी, किंतु अनेक स्थान पर 6% मात्र ही वृद्धि देकर पेंशन मिल पाई है और 5% महंगाई राहत का भुगतान का अभी तक कोई अता पता नहीं है कि कब भुगतान होगा। इसके अलावा ये जो 11% महंगाई राहत की वृद्धि थी, ये बड़े जद्दोजहद के बाद मिल पाई है। हमने लगातार जो अक्टूबर में, नवंबर में और उसके बाद भी जो प्रदर्शन, धरना प्रदर्शन, पत्राचार वगैरह किया, इन सब आंदोलन और लगातार उच्च अधिकारियों से, मंत्री महोदय से, मुख्यमंत्री महोदय से जो संपर्क किया, उन सब के बाद उसके परिणाम स्वरूप ये महंगाई राहत हमको मिल पाई है। अन्य मांगें तो अभी खैर पेंडिंग हैं, लेकिन जो महंगाई राहत का आदेश हुआ उसके बावजूद भी इस महंगाई राहत के आदेश के परिपालन करने में बहुत सी कंपनियां नाकाम सिद्ध हुई हैं और कंपनियों के जो उच्चाधिकारी हैं, जिनका ये दायित्व है कि वह यह देखें कि पेंशनरों को पेंशन टाइम पे मिल पा रही है, महंगाई राहत टाइम पे मिल पा रही है पूरी की नहीं, तो वे इस ओर से मतलब अनजान टाइप के हैं। कोई इस पर कार्रवाई नहीं करना, कोई पता नहीं लगाना कि क्या हो रहा है, उन्होंने आदेश कर दिया, इसके बाद वो इस पर ध्यान नहीं देते। इन सब की लापरवाही के कारण ही पेंशनरों को कई बार पेंशन टाइम पे नहीं मिल पाती। अभी पेंशन जो सिटी सर्किल भोपाल की हुई है, सीहोर साइड के जो आरओ सीहोर से जिनको पेंशन मिल पाती थी, उनको 4 तारीख को पेंशन मिल पाई है। तो इस तरह की लापरवाही लगातार चल रही है। इसके निरंतर हम लोग विरोध कर रहे हैं, इसके बाद भी कोई फर्क पड़ नहीं रहा है। आज विद्युत नियामक आयोग के समक्ष मेरे द्वारा जो पिटीशन दायर की गई थी, पिटीशन नंबर 90/2022, उसमें आज प्रथम सुनवाई थी। तो इस सुनवाई के दौरान मेरे द्वारा ये सब पॉइंट विस्तार से आदरणीय आयोग के समक्ष रखे गए हैं और आयोग ने मुझे विस्तार से सुना है और इसके बाद आयोग के माननीय जो सदस्यगण हैं, जो इसमें लीगल पॉइंट देखते हैं, टेक्निकल पॉइंट देखते हैं, और जो हमारे सचिव महोदय हैं विद्युत नियामक आयोग के, जो अध्यक्ष महोदय हैं, इन सब लोगों ने इस पर धैर्यपूर्वक सुनने के बाद अपना आदेश इस पर रिजर्व रखा है। इस आदेश रिजर्व रखने का मतलब ये है कि वो इस पर विचार करेंगे कि इस प्रकरण पर आगे सुनवाई की जाए अथवा नहीं, और सुनवाई करने के दौर में अन्य पक्षों का भी इसमें वो सुनवाई करेंगे, उनका पक्ष जानेंगे और उसके बाद इसे पिटीशन को आगे इस पर जो भी आदेश करना होगा वो करेंगे। तो इसमें भी मैंने यही बात रखी कि पेंशन के जब हम लोगों को मतलब इतने पर्याप्त नियम बने हुए हैं, ऑलरेडी बने हुए हैं, कि उसमें हमको पेंशन मिलती है उसमें किसी भी तरह का मतलब कमी नहीं होना चाहिए, किसी भी तरह की देर नहीं होना चाहिए, इसके नियम ऑलरेडी बने हुए हैं। इसी तरह महंगाई राहत का जहाँ तक प्रश्न है, तो महंगाई राहत भी हमको जो मेरे पास उपलब्ध जानकारी है उसके आधार पे एक आदेश नंबर है MPB ऑर्डर /PD 1/78 दिनांक 11 फरवरी 1974। इस आदेश के बाद हमको प्राइस इंडेक्स, जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होती थी, उसके आधार पे हमको महंगाई राहत मिलती थी। यानी सीधे शुद्ध हिंदी में कहा जाए तो जो केंद्रीय दर घोषित करती थी केंद्र सरकार, और जो तिथि घोषित करती थी, उस तिथि और केंद्रीय दर से मिल जाती थी। तो इस तरह से महंगाई राहत जब हमको मिलती थी तो मैंने आयोग के संज्ञान में यही चीज़ लाई कि ये हमको जब पूर्व में मिलती थी तो बिना कोई वैज्ञानिक मतलब वैधानिक अधिकार के इसको राज्य पेंशनरों के साथ में जोड़ दिया गया, और अब तो राज्य पेंशनरों के बराबर भी हमको उस टाइम से महंगाई राहत नहीं दी जा रही है। तो इस पर भी इसको रिस्टोर किया जाए, हमको केंद्रीय दर और उसके बराबर से महंगाई
तिथि से महंगाई राहत दी जाए। इसी तरह हमारी पेंशन की उत्तर प्रदेश सरकार की तरह गारंटी दी जाए, ट्रेजरी से पेमेंट कराया जाए। ये तो हो पिटीशन की बात। अब मैं आपको बताऊं कि महंगाई राहत में कितना बड़ा घोटाला हो रहा है। ये शायद कोई संगठन भी ध्यान नहीं दे रहे हैं, कोई अन्य लोगों के दिमाग में भी ये चीज़ नहीं आ रही है कि इसमें हेरा फेरी की जा रही है। ये जो चीज़ पॉइंट बताया कि सेंट्रल के बराबर हमको नहीं दिया जा रहा, वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन इसमें आगे जो हेरा फेरी है वो अगर आप जानेंगे तो आप चौंक जाएंगे और आपको अचरज होगा कि इस तरह का मतलब कब से न मालूम कब से ये हेरा फेरी चल रही है और पेंशनरों का हक मारा जा रहा है। क्या होता है कि जब भी कोई टैरिफ बढ़ाने का होता है या टैरिफ हर साल का टैरिफ स्वीकृत करते हैं विद्युत उपभोक्ताओं से, जिस दर से यूनिट के हिसाब से जो भी बिलिंग की जानी है उसके लिए अप्रूवल विद्युत नियामक आयोग से सभी कंपनियां मांगती हैं। हर साल मांगा जाता है, 2022 में भी मांगा गया था। जो 2022 का पिटीशन क्रमांक है 4/2022, इसमें आयोग ने जो इनको टैरिफ का आदेश किया है यानी स्वीकृति दी है कि आप इस दर से आप उपभोक्ताओं से पैसा वसूल कर सकते हैं। इस बिलिंग में पेंशनरों की पेंशन तो शामिल है ना, वो एक अलग चैप्टर है, मैं उस पर पेंशन पे भी नहीं आऊँगा, हम महंगाई राहत पे बात करेंगे। लेकिन महंगाई राहत जो उसमें प्रोविजन की गई है यानी जो स्वीकृति दी गई है कि आप इस दर से पेंशन के महंगाई राहत जो आपको देनी है वो आप उपभोक्ताओं से वसूल कर सकते हैं, और वो वसूल हो रही है। उस आदेश के तहत टैरिफ के हिसाब से वो पैसा उपभोक्ताओं से वसूल होकर कंपनियों के पास आ रहा है। इसमें जो स्वीकृति दी गई थी, इसमें अप्रैल 2022 से जून 2022 तक की जो स्वीकृति थी वो थी 31% के हिसाब से, ठीक है। इसके बाद जो स्वीकृति थी जुलाई 2022 से लेकर दिसंबर 2022 तक, वो थी 34% के हिसाब से। और इसके बाद जो जनवरी 23 से मार्च 23 तक की जो स्वीकृति है वह है 37% के हिसाब से, ठीक है। अब इसमें हमको कंपनी ये पैसा तो वसूल कर रही है उपभोक्ताओं से, कंपनी के पास पैसा तो आ रहा है, लेकिन पेंशनरों को दिया कितना जा रहा है ये थोड़ा सा आप देखें। इस पे 31% की जगह जो अप्रैल 2022 से हमको 31% मिलना था, उसकी जगह हमको मई 2022 से सिर्फ 22% दिया जा रहा है, यानी 11% का इसमें घाटा। इसके बाद जो 34% अपने को जुलाई से दिसंबर 22 तक मिलना चाहिए था, तो 34% की जगह ये दे रहे हैं मात्र 28%। वो भी दे रहे हैं कब से? जुलाई की जगह से 1 अगस्त 22 से। इसके बाद जो चतुर्थ अपने को 37% मिलना था जनवरी 23 से, अपने को दिया जा रहा है 33% अक्टूबर 2022 से। इसका मैंने जो हिसाब लगाया है, अपना जो मेरे को पेंशन मिलती है, मूल पेंशन है, उस पर जो प्रोविजन है उसके हिसाब से और जो दिया जा रहा है उसमें जो अंतर राशि का मुझे एक साल मतलब 10 महीने में जो घाटा हुआ है, अप्रैल 2022 से लेके दिसंबर 2022 तक का जो घाटा हुआ है, वो घाटे का मैंने अपना कैलकुलेशन सिर्फ लगाया है। तो वो कैलकुलेशन 10 महीने का आ रहा है जो मुझको घाटा हुआ है प्रोविजन के हिसाब से, जो टैरिफ में पैसा वसूल किया जा रहा है और मुझे नहीं दिया जा रहा है। तो वह अमाउंट आया है 29,014 रुपये। कितना? 29,014 रुपये। अब एक अंतर राशि और निकालिए कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से जो डीए यानी डीआर की दर घोषित हुई है और जो तिथि से मिलना था वो घोषित हुई है, यदि उसके हिसाब से हमको अगर पेमेंट किया जाता और जो किया जा रहा है तो कितना अंतर है। तो उसके हिसाब से 10 महीने में मुझे जो हानि हुई है वो हुई है 44,671 रुपये। 10 महीने की हानि 44,671 रुपये मुझे क्षति पहुंची है, ये इस तरह की हेरा फेरी से। अब ये चलिए आपको इसमें समझ में उतना मतलब ये है कि एक आदमी को इतना घाटा हुआ वो समझ में नहीं आया। मैं एक चीज़ और कहना चाह रहा हूँ कि इसका एक एवरेज निकालें। हो सकता है मेरे को जो पेंशन मिल रही है या जो महंगाई राहत मिल रही है उससे कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा मिल रही हो, कुछ को मेरे से बहुत ज़्यादा मिल रही हो, कुछ को कम मिल रही हो, कुछ को मेरे से ज़्यादा कम मिल रही हो। तो एक एवरेज निकाल लेते हैं कि एवरेज 20,000 रुपये,
10 महीने में एक पेंशनरों को 20,000 रुपये का घाटा हुआ, एक एवरेज अपन औसत एक अनुमान मान लेते हैं। अब इसमें जो पेंशनरों की संख्या है, पूरे विद्युत मंडल के जो पेंशनर्स हैं, अभी तक का जो अनुमानित पेंशनर्स हैं, वो लगभग 55,000 हैं। अब इस 55,000 पेंशनरों में अगर प्रति पेंशनर 20,000 रुपये 10 महीने में घाटा हुआ है, तो इसका अब इसमें 55,000 पेंशनरों को कितना घाटा हुआ ये निकालिए आप। तो ये जो 20,000 की दर से 55,000 पेंशनरों को घाटा जो निकलेगा 10 महीने का, वो निकल रहा है 1,10,000 करोड़ रुपए। मतलब 1 अरब रुपए से ऊपर का घाटा हमको पेंशनरों को सिर्फ 10 महीने में पहुंचाया गया है। और ये घाटा वो है जिसका पैसा विद्युत उपभोक्ताओं से वसूल करके कंपनियों के पास आ चुका है। इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि हमारे हक का जो 1 अरब रुपये का जो राशि है, वो राशि कंपनियों ने, अब उसको शब्द क्या बोलें, पचा ली बोलें हैं, या मतलब ये है कि डिफ़ॉल्ट कर ली बोलें, या गबन कर ली बोलें, ये शब्द अब मतलब क्या है कि वो टेक्निकली जो भी है वो अपने हिसाब से फिट हो जाएगा, आप अपना स्वयं सोच सकते हैं। अगर ये जब 10 महीने का ये घाटा है, तो आप अगर जब से सेंट्रल गवर्नमेंट की दर के हिसाब से हमको महंगाई राहत नहीं दी जा रही है और फिर स्टेट से जोड़ दी गई और स्टेट से हिसाब से भी हमको इस तरह से लेट दिया जा रहा है, इस तरह का आप अगर कैलकुलेशन करेंगे तो ये कैलकुलेशन जाके तो मतलब अब कहना चाहिए कि 10 अरबों भी कम पड़ जाएंगे, इतना रुपये का घाटा पेंशनरों को पहुंचाया जा रहा है। एक तरफ हमको सिर्फ पेंशन मिल रही है, महंगाई राहत मिल रही है, इसके अलावा कुछ नहीं मिल रहा, और जो जायज़ मिलना चाहिए वो भी आप नहीं दे रहे हैं। और रही बात है ट्रस्ट की, तो ट्रस्ट का हाल आप देख रहे हैं कि जहाँ 55,000 40,000 मतलब के 1,000 करोड़ रुपए, मतलब एक पेंशनरों का मतलब उन्होंने जो अनुमान लगाया है वो अभी ऑफिशियल अनुमान नहीं है, ये तो इधर उधर से उड़ती हुई जो खबरें आई हैं उसके हिसाब से ये बताया जा रहा है। अभी इसमें पब्लिक डोमेन में कहीं नहीं है कि भाई कितना पैसा चाहिए, फिर भी ये बातें निकल के आई हैं कि लगभग एक पेंशनर के हिसाब से 1 करोड़ रुपए का अनुमानित पेंशन ट्रस्ट में पैसा जमा होना चाहिए, तब उसका जो भी ब्याज या जो भी जिस तरह से का भी एडजस्टमेंट होगा उसके हिसाब से पेंशनरों को पेंशन मिलती रहेगी। 55,000 रुपये करोड़ तो जमा हो रहा नहीं है। अभी 1,000 करोड़ रुपए बामुश्किल आयोग ने जब काफ़ी मतलब कहना चाहिए कड़े निर्देश दिए हैं, तब जाके 1,1100 करोड़ रुपए इसमें जमा हो पाया है। तो वो मैंने पहले अलग वीडियो में बताया हुआ है कि भाई किस तरह का कितना पैसा 200 साल लग जाएंगे तब भी इतना पैसा जमा नहीं हो पाएगा। तो यूपी की गवर्नमेंट के हिसाब से शासकीय गारंटी दी जाए, ये भी अपन ने मांग की है। मेरा कहने का मतलब ये है कि इस तरह का जो घाटा है सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से प्रति माह मतलब बहुत घाटा हो रहा है, और स्टेट गवर्नमेंट के हिसाब से और जो टैरिफ में प्रोविजन है उसके हिसाब से लगातार ये घाटा हो रहा है। तो इसका हल क्या है? अब जैसे पिटीशन लगाई है हमने, पिटीशन की सुनवाई होगी, अब आयोग के ऊपर है कि वो हमारी पिटीशन सुनवाई योग्य पाती है या किसी आधार पर सुनवाई योग्य नहीं भी पाती है, उनका डिसीजन रहेगा। और इसके बाद अपने उस डिसीजन के बाद अगर सुनवाई की अनुमति रहती है, एडमिट हो जाती है अपनी याचिका, तो इस पर आगे एक दूसरे का पक्ष रखा जाएगा। मैं अपना पक्ष रखूँगा, कंपनी अपना पक्ष रखेंगी। अब ये बात अलग है कि हमारा संगठन इतना मजबूत है नहीं कि हम किसी हायर्ड वकील को करें, लाखों रुपए की फीस दे सकें जो हमारे तरफ से ये केस लड़ सके। और जबकि सरकार की तरफ से कंपनियों के पास पैसा है, 6 कंपनी ये केस लड़ेंगी, क्योंकि हर कंपनी को मैंने पार्टी बनाया है। इसके बाद शासन के ऊर्जा सचिव को पार्टी बनाया है, और वित्त विभाग के सचिव महोदय हैं जो मध्य प्रदेश शासन के, उनको पार्टी बनाया है। तो इस तरह से 8 वकील खड़े होंगे। अब मजबूरी ये है कि अपने पास पैसा उतना है नहीं है कि मैं अच्छा वकील खड़ा कर सकूं, लेकिन भगवान की दया और आप लोगों के सहयोग से मैं भरपूर प्रयास करूंगा, जितना मेरे को भगवान ने बुद्धि दी है, ज्ञान दिया है, और आप लोगों के द्वारा जो जानकारी और सुझाव मिलते हैं उस हिसाब से मैं इस केस को लड़ने की और अपना पक्ष रखने की भरपूर कोशिश करूंगा। और आयोग को भी इस मामले में मैं मतलब बहुत मतलब कहना चाहिए कि धन्यवाद देना चाहता हूं कि एक नॉन प्रैक्टिशनर जो लॉ के बारे में ज़्यादा जानता नहीं है, कोर्ट की गतिविधियों के बारे में ज़्यादा समझता नहीं है, किस तरह से कोर्ट में केस पेश किया जाता है, किस तरह से कंटेंट किया जाता है, वो मेरे को कोई जानकारी विशेष है नहीं है। इसके बाद भी कोर्ट मेरे को सुनवाई का मौका दे रहा है, तो इसके लिए मैं नियामक आयोग को भी धन्यवाद देता हूँ। और मेरा ये विश्वास है
कि भले मैं टेक्निकली रूप से किसी वकील से बहुत अच्छा मतलब उनसे बहसबाजी में या उनसे मतलब जो वो पक्ष प्रस्तुत करते हैं उस हिसाब से मैं नहीं कर पाऊंगा, लेकिन अपना पक्ष मैं दृढ़तापूर्वक प्रस्तुत करूंगा और वो जो पक्ष प्रस्तुत करेंगे उस पर भी मैं अपना मतलब कहना चाहिए ओपिनियन कह लो या अपना जो एक क्रॉस एग्जामिनेशन होता है वो करने की कोशिश करूंगा। अब इसमें कुछ कमी इस तरह की आती है कि मेरे पास महंगाई राहत के मतलब जो एग्जैक्ट मैं बहुत कई बार बोल रहा हूँ कि मुझे महंगाई राहत के जो आदेश जब जब परिवर्तन हुआ है, पॉलिसी में परिवर्तन, मैं प्रवृत्ति की बात नहीं कर रहा, लेकिन जैसे मैंने एक आदेश का उल्लेख किया कि 1974 में भाई अपना कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से अपने को जोड़ दिया गया था। इसके बाद में वो आदेश की प्रति चाह रहा हूँ कि जब ये परसेंटेज वाला मामला शुरू हुआ है ना, लेकिन इसके लिए मैंने आरटीआई भी लगाई। अफसोस की बात यह है कि आरटीआई को लगाए हुए 30 दिन व्यतीत हो चुके हैं, इसके बाद भी आरटीआई का जवाब आया नहीं है। और आरटीआई में मैंने महंगाई राहत के आधार की जानकारी मांगी थी कि भाई आपने किस किस आधार पे हमको महंगाई राहत देना, कब कब परिवर्तित किया है, उसकी मुझको आदेश प्रति उपलब्ध कराई जाएं। और दूसरी मैंने अनुभाग अधिकारी की संवर्ग से संबंधित कि भाई किस आधार पे आपने ग्रेड पे निर्धारित की थी वो जानकारी मांगी, लेकिन वो आरटीआई की जवाब आज तक मुझे प्राप्त नहीं हुआ है। तो आप कुल मिला के ये देखेंगे कि ये जो कुल मिला के पेंशन ट्रस्ट के नाम से जो एक मतलब कहना चाहिए अब कंपनियों द्वारा जो एक मतलब गोलमाल किया जा रहा है, जो एक घोटाला शब्द भी अगर आप इस्तेमाल कर लें तो प्रथम दृष्टया ये लगता है कि जो इस तरह की गतिविधियां चलाई जा रही हैं ये पब्लिक डोमेन में आ नहीं पा रही हैं। मैंने आरटीआई लगाई जब ये जानकारी मेरे को प्राप्त हुई कि भाई एक ट्रस्ट में कितने ट्रस्टी होते हैं और उनके नाम नहीं है, सिर्फ ये दे दिए कि 6 कंपनियों के 6 ट्रस्टी होते हैं, एक ट्रस्टी होता है मतलब ऊर्जा विभाग का जो सचिव होता है और एक ट्रस्टी होता है जो वित्त विभाग का एक सचिव होता है। इस तरह 8 ट्रस्टी वो होते हैं। इसके अलावा जो ट्रस्ट बना था उसकी जो ट्रस्ट डीड कहलाती है उसमें ये प्रोविजन है कि 3 ट्रस्टी यूनियन के रहेंगे यानी संगठनों के रहेंगे, लेकिन 3 ट्रस्टी आज तक यूनियनों के ट्रस्ट में शामिल नहीं किए गए। अभी मैं गया था यूनाइटेड फोरम के कुछ प्रतिनिधियों के साथ में संजय दुबे जी के पास में। संजय दुबे जी का एक मतलब वाक्य था जो मुझे तुरंत तो मतलब ये है कि मैं रिप्लाई नहीं दे पाया क्योंकि थोड़ा सा दिक्कत थी कि भाई वहाँ अभी उस समय इस तरह की बात अभी नहीं करना है। तो उसके उनने ये बोला था कि विद्युत कंपनियों में तो कोई भी रिप्रेजेंटेटिव यूनियन नहीं है, आप लोग कोई मतलब रिकॉग्नाइज्ड यूनियन नहीं हो, इसलिए आप लोगों को बात करने का कोई हक नहीं। माननीय सचिव महोदय का यह कहना कि विद्युत कंपनियों में तो कोई रिप्रेजेंटेटिव यूनियन है ही नहीं, यह दर्शाता है कि किस तरह से बिना यूनियनों के कोई सहमति लिए और उन्हें मान्यता दिए इस तरह का एक तरफा पेंशनरों के विरुद्ध या कर्मचारियों के विरुद्ध निर्णय लिए जा रहे हैं। मेरे पास एक आदेश है जिससे ये स्पष्ट होता है कि जो वेज रिवीजन किया गया था उसमें एक आदेश क्रमांक है 01-07 WAC/2068 जबलपुर डेटेड 7 अप्रैल 2006। ये आदेश है रिवीजन ऑफ पेंशन स्केल ऑफ क्लास 3rd एंड क्लास 4th एम्प्लॉइज ऑफ द बोर्ड। इसमें जो सेकंड पैरा है उसके अनुसार ये लिखा गया है कि इस वेज रिवीजन के संबंध में डिटेल में रिप्रेजेंटेटिव यूनियन फेडरेशन के साथ में मीटिंग की गई हैं और ये मीटिंग जो हुई हैं ये फरवरी और मार्च 2006 में हुई हैं और इसके बाद फाइनली जो सेटलमेंट हुआ है वो 2 अप्रैल 2006 को इस रिप्रेजेंटेटिव यूनियन के साथ में अनुबंध या कह लो आप सहमति बन के और ये
वेज रिवीजन लागू किया गया है। अब प्रश्न ये है कि यदि 2005 में कंपनियां स्टार्ट हो गईं और 2006 में ये एग्रीमेंट किया गया और 2006 में भी ये माना जा रहा है कि रिप्रेजेंटेटिव यूनियन फेडरेशन थी, तो आगे भी फेडरेशन की मान्यता बहाल रहनी चाहिए और उसे रिप्रेजेंटेटिव यूनियन माना जाना चाहिए। और जो 2016 का वेज रिवीजन हुआ है उसमें भी फेडरेशन की सहमति ली गई है कि नहीं ली गई है, ये मुझे तो कम से कम मालूम नहीं है। और बाकी जो भी निर्णय हो रहे हैं उसमें फेडरेशन की स्वीकृति ली गई है कि नहीं ली गई है, ये भी मुझे मालूम नहीं है। और एक चीज़ और है कि जैसे जैसे सरकारें बदली हैं, मतलब IR एक्ट और इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, IR एक्ट जो है वो मध्य प्रदेश सरकार का है जिसमें एक यूनियन को मान्यता मिलती है, और ID एक्ट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का है जिसमें एक वोटिंग होती है और वोटिंग के हिसाब से जो एक परसेंटेज वो प्राप्त करते हैं कुछ संगठन, एक मिनिमम परसेंटेज होना चाहिए, वो परसेंटेज प्राप्त जो संगठन कर लेते हैं उन सबको मान्यता प्राप्त होती है, जिस तरह की रेलवे, बैंक वगैरह बहुत सी जगह है। और अपने इधर IR एक्ट लागू था इसलिए फेडरेशन अकेले को मान्यता थी, लेकिन फिर IR एक्ट को हटा के ID एक्ट लागू कर दिया गया, सरकार बदली तो फिर ID एक्ट को ख़त्म करके फिर बाद में IR एक्ट लागू कर दिया गया, फिर सरकार बदली तो अभी फिर सरकार बदल गई है तो IR एक्ट को ख़त्म करके फिर ID एक्ट लागू कर दिया गया है। तो ये एक्ट की अदला बदली में रिप्रेजेंटेटिव यूनियन का मामला गोल ही हो गया है। और बहुत साफ बोलूँ तो फेडरेशन में भी बाइफर्केशन है, इसलिए मेरे ख्याल से कोई फेडरेशन भी रिप्रेजेंटेटिव यूनियन हूँ इस टाइप का कोई मतलब दावा मेरे नॉलेज में तो करते, मतलब समझ में नहीं आई है कि कोई दावा किया जा रहा है कि फेडरेशन रिप्रेजेंटेटिव यूनियन है। और आपकी स्थिति में तो ये हो गया कि ID एक्ट लागू है तो वैसे भी फेडरेशन अकेले को मान्यता रह नहीं सकती। लेकिन मेरा पॉइंट जो कहने का मतलब ये है कि अगर रिप्रेजेंटेटिव यूनियन थी तो क्या रिप्रेजेंटेटिव यूनियन फेडरेशन आज है, और अगर नहीं थी तो उससे एग्रीमेंट क्यों किया गया? अगर 2005 में कंपनियां बन गई थी तो इसके बाद फिर उसको मतलब फिर से आपको रिप्रेजेंटेटिव यूनियन बनाना था। स्थिति सब कुल मिला के गोलमाल टाइप की है कि रिप्रेजेंटेटिव यूनियन जब चाहे बोल देते हैं कि है भी नहीं है, जब चाहे वो रिप्रेजेंटेटिव यूनियन से हमारा एग्रीमेंट था ये दिखला दिया जाता है। और ट्रस्ट की बात जहाँ तक है तो कोई रिप्रेजेंटेटिव यूनियन नहीं है भाई, इसलिए हम उसके कोई ट्रस्टी इसमें पेंशन ट्रस्ट में रखे नहीं हैं। तो इस तरह का ये मतलब कहना चाहिए पूरी तरह से जो एक कहना चाहिए चक्र चलाया जा रहा है, दुष्चक्र चलाया जा रहा है विद्युत कंपनियों के माध्यम से, इसमें बहुत ज़्यादा पेंशनर को दिक्कत हो रही है। एक समस्या किसी की पेंशनर रहती है तो उसके लिए आपको हर कंपनी से अलग अलग आपको पत्राचार करना पड़ता है, हर कंपनी से आपको मतलब अलग अलग डील करना पड़ती है, हर कंपनी में अलग अलग एग्रीमेंट हैं पेंशन देने के, कहीं खुद डायरेक्ट पेंशन भी दे रहे हैं, वो बैंक के थ्रू भी पेंशन दे रहे हैं, और वहाँ के जो मतलब कहना चाहिए अधिकारी महोदय हैं वो लोग इस संबंध में कोई बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते। आपके लिए कोई पेंशन शिकायत निवारण सेल टाइप का कोई आपके पास एक ऐसा मतलब ऑफिस उनने डिसाइड नहीं किए हैं जिसमें कि आप पेंशन, कोई भी पेंशनर हो, किसी भी कंपनी का पेंशनर हो, उस पेंशन सेल में या पेंशन शिकायत निवारण केंद्र या जो भी आप बनाओ एक अधिकारी किसी को कि उसमें पेंशन की आपकी कंप्लेंट कर सके। वो पेंशनर अगर कुछ गड़बड़ी हो जाती तो भटकता रहता है, यहाँ जा वहाँ जा, इसके पास जा, RO के पास जा, डिवीजन जा, SC ऑफिस जा, स्टेट बैंक के आप भोपाल के गोविंदपुरा ऑफिस से संपर्क करो, आप तो मदन महल यूनियन बैंक के ऑफिस से संपर्क करो। इस तरह के पेंशनरों को भटकाया जा रहा है। तो मेरा कुल मिला के इस मुद्दे पे पॉइंट उठाने का, इस मुद्दे पे आपने देखा होगा कि महंगाई राहत के घोटाले के साथ में आपका पेंशन ट्रस्ट में जो चल रहा है उसकी गतिविधियां मैंने बताई हैं। रिप्रेजेंटेटिव यूनियन का नहीं होने के कारण हम लोगों को किस तरह से परेशान किया जा रहा है ये बताया गया है। और पेंशन कोई एक शिकायत निवारण केंद्र आपका नहीं बनाने से, पेंशन ट्रस्ट से संबंधित कोई जानकारी इनकी वेबसाइट में या कहीं भी नहीं होने से बहुत ही पेंशनरों को कुल मिला के ओवरऑल अंधेरे में रखा जा रहा है और उनके ऊपर बहुत आर्थिक क्षति पहुंचाई जा रही है। मेरा निवेदन ये है कि मेरा विद्युत पेंशनर हितरक्षक संघ जितना करते बन रहा है उतना तो कर रहा है। मेरी अन्य संगठनों के नेताओं से
भी अपील है, और विशेषकर आप लोगों से अपील है कि आप लोग भी अपने नेताओं को, जिस पे भी आप विश्वास करते हैं, जिस भी संगठन से आप जुड़े हैं, जो संगठन आपको पसंद है, जो नेता आपको पसंद है, उससे जुड़े रहिए। लेकिन उनसे कम से कम ये कहीं कि इस तरह के जो गंभीर मुद्दे हैं जिसमें अरबों का मतलब हेरा फेरी चल रही है कह लीजिए, या आपके हक पे डाका डाला जा रहा है बोल लीजिए, या आपको वंचित रखा जा रहा है कह लीजिए, इस संबंध में वो भी कार्रवाई करें। और मेरा सबसे अच्छा सुझाव तो बार बार जो देता हूँ और कोई मान नहीं रहा है, वो ये है कि भाई एक पेंशनरों का एक ज्वाइंट फ्रंट बना लिया जाए, अपना संगठन अपना अपना गतिविधियां करते रहें, हमको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन एक 5 लोगों की समिति बना ली जाए, 7 लोगों की समिति बना ली जाए, 11 लोगों की एक ज्वाइंट फ्रंट की समिति बना ली जाए। और इस तरह के जो मुद्दे हैं जिसमें बहुत ज़्यादा मतलब आपको कहना चाहिए संघर्ष की ज़रूरत पड़ेगी, कोर्ट केस की ज़रूरत पड़ेगी, है हो सकता है वकीलों की भी ज़रूरत पड़े, आपको हाई कोर्ट जाना पड़े, सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े, क्योंकि आपको छोटा मोटा घाटा नहीं हो रहा है, ये घाटा आपको मतलब लगातार पहुंचाया जा रहा है। और ये आपको मतलब अगर अभी तक का हिसाब लगाएंगे तो एक एक पेंशनरों को लाखों रुपए का घाटा हो चुका है। और ये लाखों रुपए का घाटा अगर आपको बचाना है, और सही केस अगर अपन लड़ गए, सही वकील करके सही केस लड़ गए, सही तरीके से लड़ गए, तो टाइम जरूर लगेगा आपको, लेकिन जिस तरह का ग्रेजुएटी का डिफरेंस आपको लाखों रुपये मिला है, इस तरह का लाखों रुपये का भुगतान आपको ये कंपनियां करेंगी। ये मतलब मेरी मतलब कहना चाहिए एक विश्वास है कि इनको बाध्य होकर हमको पेमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि जो नियम कानून ऑलरेडी आज वर्तमान में हैं, ज़्यादा नियम कानून की उसमें ज़रूरत नहीं है, जो वर्तमान में कानून है उन्हीं कानूनों का उल्लंघन करके विद्युत कंपनियां हमको हानि पहुंचा रही हैं। और अगर कोई कोर्ट ये आदेश करता है कि भाई आपने ये कानूनों का उल्लंघन किया है और आप ये विद्युत पेंशनरों को उनकी जो राशि है उसको आप भुगतान करें, तो निश्चित रूप से सभी पेंशनरों को फायदा होगा। तो मेरा बहुत ज़्यादा इसमें समय ज़्यादा हो रहा है, बातें तो बहुत सी हैं, लेकिन फिलहाल मतलब मेरा ये है पॉइंट, आप इसको कंक्लूड करता हूँ। निष्कर्ष स्वरूप यही कहना है कि अपनी मांग से, जैसे कि आज पिटीशन नंबर 90/2022 में सुनवाई के दौरान मैंने माननीय आयोग से ये अनुरोध किया है कि भाई हमको यूपी गवर्नमेंट की तरह व्यवस्था यहाँ लागू करा दी जाए, या पेंशन ट्रस्ट में कम से कम 55,000 करोड़ रुपए कहाँ से जमा होता है, इसकी आप एक टाइम बाउंड आप मतलब इसकी व्यवस्था कर दें, या तो पेंशन ट्रस्ट में इतना सक्षम पर्याप्त निधि जमा करा दें कि उसके से हमको पेंशन और अन्य टर्मिनल बेनिफिट ट्रस्ट का मतलब का जो भी पेमेंट हो वो हो सके, या फिर आप यूपी गवर्नमेंट की तरह हमको शासकीय ट्रेजरी से पेमेंट करने की गारंटी दिला दें। केंद्र सरकार के द्वारा घोषित जो महंगाई राहत है उसी दर और उसी तिथि से हमको महंगाई राहत का भुगतान प्राप्त होता रहे, और जिस तरह से हमको ये हानि पहुंचाई जा रही है इसके हानि पे विचार करके हमको उचित आदेश दिया जाए। और बाकी जो चर्चा की है वो भी आपके बहुत मतलब क्या है कि एक कहना चाहिए आपके लिए बहुत एक जागरूक करने वाली चर्चा है, इस पे आप विचार करिएगा और अपने स्तर पे अपने प्रयास करिएगा, और मुझे अगर कोई अच्छे सुझाव दे सकें तो निश्चित रूप से मुझे सुझाव दे दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।